जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। डेली हमारी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। कल की क्लास में हमने संज्ञानवाद को देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे मनोविश्लेषणवाद। आज की क्लास में हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय चल रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम इस मतलब जो संप्रदाय है, हम उनको बड़े बारीकी से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से लर्न होते जाए और अच्छे से समझ में आते जाए। तो आज का जो हमारा संप्रदाय है, वो है हमारा संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो आधुनिक मनोविज्ञान पे जिसने बल दिया ना, जिसे प्रथम बल कहते हैं, वो आपका मनोविश्लेषणवादी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आरपीसी में से हर बार क्वेश्चन पूछती है। फर्स्ट ग्रेड में तो आपके कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसमें से क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आज का जो हमारा संप्रदाय है, वो है आपका मनोविश्लेषणवाद। विश्लेषणवाद। मार्कर दूसरा लेती हूं मैं। मनोविश्लेषणवाद, इसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। इसके प्रतिपादक कौन है आपके? सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड है 1900 में। इसके मनोविश्लेषणवाद के जो प्रतिपादक है, वो आपके सिगमंड फ्रायड है। 1900 में इसका मनोविश्लेषणवाद आया था, और इसे मनोविज्ञान का प्रथम बल भी कहा जाता है। इसे प्रथम बल भी कहते हैं। प्रथम बल कहा जाता है। आपको मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि द्वितीय बल किसे कहा गया है? व्यवहारवाद को। और प्रथम बल आपको किसे कहा गया है? आपके मनोविश्लेषणवाद को कहा है। प्रथम बल कहा जाता है। प्रथम बल कहा जाता है। प्रथम बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान पे समग्र जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है, वो आपके मनोविश्लेषणवाद ने डाला है। और द्वितीय जो प्रभाव डाला है, वो आपके व्यवहारवाद ने डाला है। तो आपको पता होना चाहिए क्यों कहा जाता है। तो आप लिखोगे क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान पर समग्र प्रभाव डाला है। यह आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास में हम देख रहे हैं, कौन सा संप्रदाय देख रहे हैं? मनोविश्लेषणवाद देख रहे हैं। इसके प्रतिपादक है आपके सिगमंड फ्रायड है। और 1900 में 1900 में मनोविश्लेषणवाद आया था। इसे प्रथम बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान पे समग्र जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है, वो आपके मनोविश्लेषणवाद ने डाला है। यहां तक आपको क्लियर होता जा रहा है। अब इसने फायर्ड ने, या आपके फायर्ड ने दो मूल प्रवृत्ति बताई। आप अगर किसी भी चीज को अगर पढ़ोगे ना अच्छे से, और मतलब रटने की कोशिश नहीं करो, आप उसको अच्छे से तसल्ली से और शब्दों को गहराई से देखते हुए और सोचते हुए पढ़ोगे ना, तो आपको कोई भी चीज याद रटने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही याद होती जाएगी। आप समझो और अच्छे से उसके बारे में सोचो। तो दो मूल प्रवृत्ति बताई आपकी। फायर्ड ने दो मूल प्रवृत्ति बताई। एक पहली है आपकी जीवन, पहली मूल प्रवृत्ति है जीवन मूल प्रवृत्ति।
पहली कौन सी है आपकी जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये आपसे पूछ लेते हैं कितनी मूल प्रवृत्ति बताइए आपकी? 2, जीवन, दूसरी मृत्यु। अब इसमें जो रचनात्मक युक्ति है वो भी लिखेंगे। इरोस, इसकी प्रवृत्ति है आपकी इरोस, इसकी प्रवृत्ति क्या है? इरोस है। और रचनात्मक कार्य क्या है इसका? रचनात्मक कारक, आपके रचनात्मक कारक इसमें है लिब्रिडो। जीवन मूल प्रवृत्ति में रचनात्मक कारक है आपका लिब्रिडो और प्रवृत्ति कौन सी है? इरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति में थैनाटोस, प्रवृत्ति कौन सी है आपकी? थैनाटोस। ऐसा नहीं लग रहा जैसे अपन छीनाटोस बोल रहे हैं। ये इसकी जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति की क्या है? थैनाटोस। और रचनात्मक कारक, रचनात्मक कारक है आपके इसके रचनात्मक कारक है आपके आक्रमण। देखो आज हम मनोविश्लेषणवाद पढ़ रहे हैं जिसके प्रतिपादक है आपके सिगमंड फ्रायड है। 1900 में इसका ये मनोविश्लेषणवाद आया था। इसे प्रथम बल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान में श्रमक प्रभाव सबसे ज्यादा इसी बात पे पड़ा है, आपके मनोविश्लेषणवाद पे पड़ा है। और फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई है, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी है आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो है इरोस और रचनात्मक कारक है लिब्रिडो। इसकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति की जो मूल प्रवृत्ति है वो थैनाटोस है, जिसे मैं कह रही हूँ छीनाटोस है। और रचनात्मक कारक है आपके आक्रमण। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये मूल प्रवृत्ति है। आगे हम इसके 2 मॉडल भी पढ़ेंगे। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मूल प्रवृत्ति अलग है और आगे इसके मॉडल भी आएंगे। तो ये मनोविश्लेषणवाद अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आरपीसी में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अदर्स टीचर्स एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न होता जाएगा। ठीक है साथियों, आगे हम देखेंगे आपकी जो मनोविश्लेषण, इस संप्रदाय में 2 मॉडल है। 2 मॉडल दिए हैं आपके, 2 मॉडल दिए हैं इस संप्रदाय में। आप ये पूरा ही लिखो ना, ताकि आप इस संप्रदाय में 2 मॉडल दिए हैं। एक है आपका 2 मॉडल दिए हैं, मतलब इस संप्रदाय में 2 मॉडल दिए, और ये 2 मॉडल किसके लिए दिए? व्यक्तित्व के लिए। आप ध्यान रखना, 2 मॉडल दिए व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व के लिए। तो पहला है आपका मॉडल स्थलाकृतिक संरचना, स्थलाकृतिक संरचना। पहला जो मॉडल है आपका स्थलाकृतिक संरचना। दूसरा मॉडल जो है आपका गत्यात्मक मॉडल या संरचना, जो भी गत्यात्मक संरचना या मॉडल बोल दो, बात एक ही है। मंडल नहीं दिए, मॉडल दिए। गत्यात्मक संरचना। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। मूल प्रवृत्ति अलग थी, जीवन मूल प्रवृत्ति, आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्तित्व के लिए 2 मॉडल दिए हैं। एक तो है आपका स्थलाकृतिक मॉडल
या संरचना, दूसरा है आपका गत्यात्मक संरचना या गत्यात्मक मॉडल। अब हम आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। स्थलाकृति को भी आपके दो भागों में बांटा है, स्थलाकृति को भी दो भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है आपके, सॉरी दो नहीं तीन भागों में बांटा है। तो आपका इसमें है चेतन, चेतन, दूसरा है आपका अर्धचेतन, तीसरा है अचेतन, अचेतन। आपके मनोविश्लेषणवाद के व्यक्तित्व के दो मॉडल दिए हैं, स्थलाकृतिक संरचना, दूसरा है गत्यात्मक। पहला हम देख रहे हैं स्थलाकृतिक संरचना, जिसको तीन भागों में बांटा है। आपके मन को तीन भागों में बांटा है, इसमें ध्यान रखना, मन को तीन भागों में बांटा है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ठीक है साथियों, आगे हम लिखते जाएंगे। इसके अंदर चेतन में आपके, मैं इसको आपको मतलब परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रही हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, आपको किताबों में उलझने की जरूरत नहीं पड़े। एग्जाम की दृष्टि से अब तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए, उस फॉर्म में मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, उस फॉर्म में आपको याद कराने का प्रयास कर रही हूं। तो चेतन में आपके कौन कौन से विचार आते हैं वो हम लिखेंगे। चेतन मन में आपके, देखो ये वर्तमान में इसका 1/10 भाग है, जबकि अचेतन मन का कितना भाग होता है, 9/10 भाग होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से विचार आते हैं, इसमें आपके सामाजिक विचार, ठीक है साथियों, और नैतिक विचार और आपके राजनीतिक विचार आते हैं। इसमें आपके चेतन मन में आपके ये वर्तमान जो भी हम कर रहे हैं वर्तमान समय में, इसका 1/10 भाग होता है। और उस 1/10 भाग में भी हम कौन कौन से विचार लाते हैं, सामाजिक लाते हैं, राजनीतिक लाते हैं, नैतिक विचार लाते हैं। इसको फिर है आपका, इसको ऐसे करना, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में ना हम ना चेतन में होते हैं और ना ही अचेतन में होते हैं। इसमें हम सिर्फ प्रयास करने का काम करते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम अर्धचेतन मन में क्या होता है, जब हम मतलब ना तो चेतन की अवस्था में होते हैं ना हम अचेतन की अवस्था में होते हैं। इसमें जो भी करते हैं हम प्रयास करने का सोचते हैं, हम इसमें कल्पनाओं में खो जाते हैं, हम इसमें सिर्फ मतलब वो कहते हैं ना, हम अनकॉन्शियस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपना अर्ध चेतन होता है। इसमें हम प्रयास करने पर विचार लाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे अचेतन मन। अब इसके अंदर अचेतन के अंदर क्या होता है, जैसे अचेतन क्या होता है, जैसे भूत में कोई हमारी कोई अच्छी वाली इच्छा हो, जो किसी को मतलब हमारी जो दमित इच्छा होती है, जो हमारी कभी इच्छा पूरी नहीं होती है और वो इच्छा रह रह के हमारे सामने आती है, तो वो क्या होती है, आपकी दमित इच्छा होती है, जो कि आपके अचेतन मन में कहीं ना कहीं होती है। तो ये बहुत बार होती है और शायद मैं सोचती हूँ सबके साथ ही होती है। तो आपकी अचेतन मन में बहुत सारी बातें होती है जो कभी ना कभी वो इच्छा पूरी नहीं होती, वो हमारे मन में अंदर ही रह जाती है, उसे कहते हैं आपकी दमित इच्छा। तो आप इसके अंदर लिखोगे, अचेतन के अंदर स्वप्न
स्वप्न सम्मोहन, स्वप्न सम्मोहन और दमित इच्छा। तभी तो इसको कहा है कि आपके मन का 9/10 भाग है, मतलब 9 भाग में आपके 9 में आपके अचेतन मन में रहती हुई सारी इच्छा तो पूरी होती नहीं है, वो आपके मन में रह जाती है। और चेतन मन में आपकी 1/10 ही रहती है, क्योंकि बहुत मतलब आप देखोगे ना कि किसी इंसान ने कुछ सोचा हो, मिल गया, वो इच्छा पूरी हो गई, तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। और अचेतन मन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज इच्छा होती है, इंसान स्वप्न करता रहता है, लेकिन उसके स्वप्न पूरे नहीं होते हैं। वो इच्छाएं हमारे कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क में दब जाती है, तो उसे हम दमित इच्छा कहती है। सम्मोहन, सम्मोहन क्या होता है कि मतलब हमें किसी के प्रति मतलब सम्मोहन ये होता है कि हम किसी के ऊपर हम मोहित हो जाते हैं, तो वो सम्मोहन होता है। तो जरूरी तो नहीं कि हम जिसको हम चाहते हैं वो मिल जाए, तो वो भी इच्छा हमारी क्या होती है, दमित इच्छा में चली जाती है, वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है। तो ये सम्मोहन, ये अचेतन जो है ना, ये सब व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अचेतन मन सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि जो आपने सोचा है वो आपका पूरा नहीं हुआ है, तो वो तो आपको प्रभावित करेगा। जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिला नहीं है या मिली नहीं है, तो वो भी प्रभावित करेगी। जिसके बारे में हम सपना देख रहे हैं वो हमें मिली नहीं, मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो यही करेगी ना। तो अचेतन मन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एक बार साथियों, हम एक बार देख लेंगे। हम देख रहे हैं मनोविश्लेषणवाद के मॉडल। तो व्यक्तित्व के 2 मॉडल दिए हैं आपके सिगमंड फ्रायड ने, जिसमें पहला है आपका स्थलाकृति संरचना, दूसरा है गत्यात्मक संरचना। पहला हम देख रहे हैं स्थलाकृतिक संरचना में। आपको पता होना चाहिए चेतन, अचेतन, अर्धचेतन कौन से मॉडल में आता है, तो वो आपके आता है स्थलाकृतिक संरचना में। तो स्थलाकृतिक संरचना में आपके चेतन, अर्धचेतन, अचेतन 3 भागों में बांटा है। चेतन मन आपका वर्तमान का 1/10 भाग होता है, जबकि अचेतन मन आपके वर्तमान का 9/10 भाग होता है। आपके चेतन मन में जैसे व्यक्ति समाज के साथ रहता है, वर्तमान परिस्थितियों के साथ रहता है, तो वो सामाजिक विचार भी लाएगा, राजनीतिक विचार भी लाएगा, नैतिक विचार भी लाएगा, क्योंकि उसको सबके साथ तालमेल बिठाना होता है। तो आपके चेतन मन में सामाजिक विचार, नैतिक विचार, राजनीतिक विचार आते हैं। आपके अचेतन मन में ना तो चेतन होता है ना अचेतन होता है, ये तो आपके सपनों की दुनिया में होता है। जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, जैसे हम सोए हुए हैं और अचानक से कोई सपना देखता है, तो एकदम से हम खड़े उठ जाते हैं, तो ना तो हम उस परिस्थिति में चेतन मन में होते हैं और ना ही हम अचेतन मन में होते हैं। तो हमारा वो कौन सा मन कहलाता है, अर्धचेतन मन। तो इसमें आप प्रयास करने का विचार लाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना, हमने कोई सपना देखा, वो सपना हमें अधूरा अधूरा याद होता है और कुछ कुछ याद होता है और कुछ कुछ भूल जाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि यार मैंने क्या देखा था, मैंने किसके बारे में सोचा था, वो कौन था। तो वो कौन सी अवस्था है आपकी, अर्धचेतन। तीसरा है आपका अचेतन, ये वर्तमान का 9 भाग होता है। इसमें आपके क्या होते हैं, सपने होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, सम्मोहन होता है, जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, मिलती नहीं है। दमित इच्छा होती है, जो बहुत सारी इच्छा होती है जो कभी पूरी नहीं होती है, तो वो मन में रह जाती है, तो वो आपकी किस में आ जाता है, अचेतन। और ये व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इसका भाग कितना है, 9/10 भाग है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम फिर आगे गत्यात्मक संरचना पढ़ेंगे। ठीक है साथियों,
अब हम आगे देखेंगे गत्यात्मक संरचना, अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीसी में से इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या आपके केवीएस एनवीएस जितने भी आपके टीचर्स के एग्जाम होते हैं, इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आपको इनके शुद्ध रूप से नाम भी पता होने चाहिए, उनके कार्य भी पता होने चाहिए, उनकी क्या विशेषता है वो भी पता होने चाहिए, कौन सी बात कौन से उसमें की जाती है ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं गत्यात्मक संरचना। इसको पूरे को मैं अच्छे से बता देती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये आपको जगह लेगा। इसको भी हम चैट फॉर्म में आप नोट डाउन करना, ताकि आप जब एग्जाम टाइम पे क्या, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तब हमें दिक्कत नहीं होती है, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं ना तब हमें दिक्कत होती है कि हमारा कम समय में कितनी जल्दी रिवीजन हो। तो आप जैसे जैसे आपको मैं लिखवाती हूँ ना वैसे ही आप उसी फॉर्म में लिखिए, ताकि आप रिविजन करने में आपको आसानी रहेगी और पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। तो दूसरा जो इसका मॉडल है, दूसरा आपका इसका मॉडल है गत्यात्मक मॉडल। अब इसमें ही बात करेगा किसकी, मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका फ्लो चार्ट बनेगा। इसमें आपकी आएगा इड, क्या आएगा, इड। पहला है इड, दूसरा है आपका ईगो, ईगो, तीसरा है सुपर ईगो, उसमें तो ईगो है ना। तीसरे में क्या आएगा, सुपर ईगो। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब तक हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते ना तो हम ईगो और सुपर ईगो को भी ढंग से नहीं बता पाते। हम तो सोचते उसमें ईगो है, जबकि हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो हम इसको मानते हैं कि यार ईगो और सुपर ईगो तो अच्छी बात है। सुपर ईगो, ठीक है साथियों। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये है आपका इयम, ये है आपका इयम, ये है अहम, और ये है आपका परा अहम। ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए, आपके गद्यात्मक मॉडल संरचना में क्या है। आपको उसको भी 3 भागों में बांट रखा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इयम, अहम, परा, अहम, सुपर, परा, अहम। अब ईड क्या होता है वो हम देखेंगे। ईड क्या होता है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखो, सबसे इसका संबंध किससे है, प्राकृतिक वातावरण से। देखो मैं आपको बड़ा अच्छे से, बहुत अच्छे रूप से पढ़ा रही हूँ, आपके अच्छे से नोट्स बन जाए उस तरीके से पढ़ा रही हूँ। आपको किताबें छांटनी नहीं पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे गुरुजी का वीडियो देखना पड़ेगा, ना ही किसी कोचिंग सेंटर का वीडियो देखना पड़ेगा। आपको मैं पूरा अच्छे से सार पूरा निचोड़ करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, ताकि आपको कोई भी गलती नहीं रहे। तो ईट का संबंध किससे है, आपके प्राकृतिक वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से। इसको ऐसे कर लो ताकि, ठीक है साथियों। इसका संबंध किससे है, प्राकृतिक वातावरण से। इसके अंदर क्या क्या बातें आती है, इड के अंदर आपकी आती है गलत इच्छा, गलत इच्छा, फिर आती है आपकी गलत इच्छा, जन्मजात, जन्मजात इच्छा, गलत इच्छा, जन्मजात। मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है, मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है, ठीक है। आनंद से संबंध होता है, आनंद से संबंधित,
आनंद से संबंधित होता है, संबंध होता है। ठीक है, नैतिकता से संबंधित होता है, नैतिकता से संबंधित होता है, लेकिन वो तार्किक के परे होता है, तार्किकता पे नहीं सोचता है। कुछ बातें होती है उसकी नैतिक, इड में एम में नैतिक बातें होती है, लेकिन वो आपके तार्किकता से परे होता है। ठीक है साथियों, पशु कार्य भी करता है। आप अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाऊंगी, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि गलत इच्छा कैसे आती है, प्राकृतिक वातावरण से कैसे संबंध होता है। ठीक है, मतलब राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है, राक्षस प्रवृत्ति। ठीक है साथियों, ये अचेतन का स्वामी होता है, ईड को इसका स्वामी होता है। अब इसको दूसरा मार्कर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ। अचेतन का स्वामी होता है। ठीक है साथियों, हम देख रहे हैं मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय, जिसमें हम इसके दो मॉडल है, व्यक्तित्व के दो मॉडल है, आपके स्थलाकृतिक मॉडल, दूसरा है गत्यात्मक मॉडल। गत्यात्मक मॉडल को हमने 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को हम इयम कहते हैं, ईगो को हम अहम कहते हैं, और सुपर ईगो को हम परा अहम कहते हैं। अब इड के अंदर हमारी कौन कौन सी बातें आती है? इड जो होता है वो आपके प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होता है, प्राकृतिक वातावरण से मतलब वर्तमान की बातों से संबंधित होता है। जो भी हम नेचर में जो भी चीज क्रिया करते हैं वो सब आपके इड में आ जाती है प्राकृतिक वातावरण से। अब इसी के अंदर हमारी गलत इच्छा होती है। गलत इच्छा मतलब जो हमारे जो व्यक्ति के उसके परिवार के या स्वयं के अनुकूल नहीं होते हैं और उसके प्रति प्रतिकूल होते हैं, वो सब गलत इच्छा में आ जाता है। जैसे बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी है, उसको तो खेलना है, घूमना है, उसको पढ़ाई को छोड़ के सारे कार्य करना है, वो सब क्या है एक विद्यार्थी के लिए गलत इच्छा है। उसको तो मोबाइल चलाना है, पढ़ना नहीं है, वो सब क्या है गलत इच्छा। उसको तो मूवी देखना है, वो क्या है गलत इच्छा है। उनको तो मतलब आपके क्या बोलते हैं, लड़की को लड़के के साथ घूमना है, लड़के को लड़की के साथ घूमना है, ये सब क्या है गलत इच्छा है। जन्मजात इच्छा, कुछ मूल प्रवृत्ति आपकी होती है जो जन्म से पैदा जन्म के साथ चलती रहती है। जैसे आप देखोगे कोई व्यक्ति सही चलता हुआ भी आड़ा तिरछा चलता है, बोलता हकला, मतलब एक तो होता है व्यक्ति जन्मजात उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, और एक क्या होती है कि वो जानबूझ के जो करता है, तो वो सब चीजें क्या होती है जन्मजात इच्छा। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है, मूल प्रवृत्तियों से संबंध, आनंद से संबंध, सारे काम वो आनंद से करना चाहता है। इससे प्रभावित होता है नैतिकता, नैतिकता की बात करते हैं। आप देखना कि जब बच्चा बालक रूप में होता है तो वो सोचता है कि मैं सैनिक बनूंगा, मैं तो ये करूंगा, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन वो तार्किकता से परे होती है। पशु कार्य, अब इसके अंदर क्या होता है, जब व्यक्ति का गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वो पशु के समान कार्य करने लग जाता है। आज भी हम देखते हैं वर्तमान समय में कि हम देखते हैं कि 2 समान आयु के बालक या आपके जो व्यक्ति होते हैं, एक बहुत अच्छा कार्य कर जाता है और एक वो पशु के समान कुछ भी चोरी डकैती मर्डर या कुछ भी अन्य काम कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। पशु के समान कार्य करने लग जाता है, उसमें राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है। वो सब किस में आते हैं, आपके इड में आते हैं। ये सब आपके मतलब इड जो होता है वो आपके अचेतन का स्वामी होता है। अहम के अंदर क्या आता है आपके, इसके अंदर कौन सा वातावरण पैदा होता है, आपका मनोवैज्ञानिक
आपको ये पता होना चाहिए। हर किताब में इसके बारे में नहीं पता है कि कौन से मतलब इड, ईगो और सुपर ईगो में कौन कौन से वातावरण पैदा होते हैं। मैंने बताया इड में आपका प्राकृतिक वातावरण पैदा होता है, ईगो में आपका मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं वो हम नोट करते जाएंगे। ये भी वर्तमान से संबंधित होता है, वर्तमान से संबंधित होता है। व्यक्तित्व को चलाता है, व्यक्तित्व को चलाता है, वर्तमान से संबंधित होता है, व्यक्तित्व को चलाता है, बुद्धि और तर्क से कार्य करता है। यहाँ आपके इड में आप तर्क से काम नहीं करते, लेकिन आप ईगो में क्या, बुद्धि वह तर्क से कार्य करते हैं, बुद्धि और तर्क से कार्य करते हैं। ये वास्तविकता से संबंधित होता है, वास्तविकता से, इसमें आपको आपकी सच्चाई पता होती है, इसमें आप सच्चाई में नहीं रहते, आप मतलब ईगो में आप सच्चाई में रहते हैं, वास्तविक जिंदगी जीते हैं, वास्तविकता से संबंधित है। आप पढ़ोगे ना, अपन पहले यूं ही बोल देते उसमें तो ईगो है। संतुलित व्यक्तित्व का, संतुलित व्यक्तित्व का रूप, संतुलित व्यक्तित्व का रूप व्यवस्थित करता है। ठीक है साथियों। और आपका जो ईगो है ना, ये आपका इड तो अचेतन मन का स्वामी है, जबकि ईगो जो है वो आपके चेतन मन का स्वामी है। आपको ये पता होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ईगो जो है ना आपके चेतन मन का स्वामी, बस आपको दिख जाना चाहिए। खैर मैं आपको बोल भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। अब मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय देख रहे हैं, हमने ईड को देख लिया, अब हम ईगो को देख रहे हैं। ईगो अहम, इसमें मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा होता है, ये वर्तमान से संबंधित होता है, ये व्यक्तित्व को चलाता है, व्यक्तित्व को चलाता है, ये बुद्धि और तर्क से कार्य करता है, वास्तविकता से संबंधित होता है, संतुलित व्यक्तित्व का रूप को व्यवस्थित करता है, संतुलित व्यक्तित्व का जो रूप होता है उसको व्यवस्थित करता है, और इसका जो स्वामी होता है वो आपके चेतन मन का स्वामी होता है। अब हम देखेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो आपके सामाजिक वातावरण से संबंधित है। देखो आपको तीनों के वातावरण बताए मैंने। आपका इड जो है वो प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है, आपका ईगो जो है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण से संबंधित है, आपके सुपर ईगो है जो सामाजिक वातावरण से संबंधित है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। ये नैतिकता पे बल देता है, नैतिकता कारक पे बल देता है, और बल देता है। आदर्शवादी बातें करता है। देखो इस टाइप के जो सुपर ईगो वाले टाइप के व्यक्ति बहुत कम होते हैं, जो आपके सन्यासी साधु होते हैं, जिसमें व्यक्तित्व जो गजब का व्यक्तित्व होते हैं, वो समाज के नैतिकता की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। जो सुपर ईगो होता है जिसमें परा अहम की भावना होती है। नैतिकता कारक पे बल देता है। आदर्शवादी अंतःकरण की बात करते हैं, अंतःकरण की बात की जाती है,
की बात की जाती है, अंतःकरण की बात की जाती है, अंतःकरण की बात की जाती है या विश्लेषण किया जाता है, या विश्लेषण किया जाता है। ठीक है साथियों, देखो ये है सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम परायम कहते हैं। ये सामाजिक वातावरण से संबंधित होता है। इसमें नैतिकता कारक पर बल दिया जाता है, आदर्शवादी बातों पे बल दिया जाता है, आपके अंतःकरण की बात की जाती है, अंतःकरण की बात का विश्लेषण किया जाता है। आज की क्लास में हमने मनोविश्लेषणवाद देखा, जिसमें हमने मनोविश्लेषणवाद की मूल प्रवृत्ति देखी, मनोविश्लेषणवाद के 2 मॉडल देखी। पहले वाले में स्थलाकृति जो कि आपके 3 भागों में बटा है, और दूसरा मॉडल है आपका गत्यात्मक मॉडल, जिसमें हमने देखा इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है आपके प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है, ईगो आपके है मनोवैज्ञानिक वातावरण से संबंधित है, सुपर ईगो आपके सामाजिक वातावरण से संबंधित है। ये मैंने आपको पूरे अच्छे से डिटेल से समझा दिया। साथियों, विद्यार्थियों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीसी में से हर बार, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, आपके सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपका मनोविश्लेषणवाद तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे प्रथम बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संपूर्ण मनोविज्ञान में समग्र इसके बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है, और इसके मतलब मूल प्रवृत्ति भी बताई है, और इसके आपके मॉडल भी बताए गए हैं, इसलिए इसको प्रथम बल कहा जाता है। आज की क्लास में हमने मनोविश्लेषणवाद देखा है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।